Hello student, good morning to everyone. Now start chemistry. तो लास्ट क्लास में पेपर कैसा हुआ तुम लोग का? तो लास्ट क्लास में हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाया था, बराबर क्या? तो रदरफोर्ड तक नोट्स लिख लिए होगे? किसी को पेंडिंग है अभी नोट्स? तो पेंडिंग अगर है नोट्स निकाल के लाए तो निकाल के लाना कल नोट्स 100% प्रिपेयर कर लेना है। अगर नोट्स रदरफोर्ड तक नहीं निकाले तो आप रदरफोर्ड तक, तो एटम हैज 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हमने देखा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। साथ में कैथोड रे का प्रॉपर्टीज, एनोड रे का प्रॉपर्टीज, E/m वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन, मुल्कन्स आइस ड्रॉप। मालूम है कैसे लिखना है? तो वैसे लिख के लाना कल, मुल्कन्स आइस ड्रॉप। उसके बाद हमने जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सर्च हो गया तो इसका रिलेटिव पोजीशन एटम के अंदर कहाँ है, एटम के अंदर उसका पोजीशन कहाँ है। तो सबसे पहले उसके बारे में किसने बताया? जे थॉमसन ने बताया कि एटॉमिक मॉडल में। उसके बाद रदरफोर्ड ने बताया, जो कि अल्फा स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। और अल्फा स्कैटरिंग में हमने आपको गोल्ड फॉइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दिया और उससे समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। पहला बार न्यूक्लियस नाम रदरफोर्ड ने ही दिया था, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें रदरफोर्ड बता नहीं पा रहा था, क्या कि इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन्स में मास है, वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होना चाहिए ना। और एक समय लॉस होने के बाद जीरो हो जाना चाहिए काइनेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन्स को रेस्ट में आ जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स घूमते 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 स्पाइरल पाथ बनाते बनाते न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था रदरफोर्ड। तो इसको एक्सप्लेनेशन देगा बोर। समझ में आया क्या? इसका एक्सप्लेनेशन देगा बोर देगा। तो बोर जो है वो बताएगा कि क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, वो कंटिन्यूअस कांस्टेंट एनर्जी से अपने पाथ में क्यों घूमता रहता है, ड्यू टू सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये बाद में हम इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। तो यहां तक हमने आपको पढ़ाया था। अब हम मॉडल 3 पढ़ेंगे, बोर। लेकिन बोर का मॉडल पढ़ने के पहले बहुत सारी चीजें फंडामेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम चीजें पढ़ेंगे, तब हम बोर स्टार्ट करेंगे। तो फंडामेंटल पढ़ने का मतलब ये हुआ कि अब यहां से हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स, आइसोबार, ये सब पहले हम जान लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सर्च होने के बाद, रदरफोर्ड का मॉडल आने के बाद एटॉमिक नंबर वगैरह डिफाइन किया गया। तो हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक नंबर। तो बोर अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, अभी हम फंडामेंटल पढ़ेंगे, मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो राइट डाउन हेडिंग एटॉमिक नंबर। कितना हुआ? बैच 1 और 2 का हुआ है, और बैच तो नहीं, जिसका नहीं हुआ वो थोड़ा सा वेट करो, 10 से 15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तो जिसका अगर हो गया है बैच 1 का थोड़ा सा मिक्सिंग, तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास तुम लोगों को पढ़ा दिया था। तो बस 2 पॉइंट्स इन लोगों को क्लियर करके हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर जिसका हो गया तो या तो नोटबुक पढ़ो और नहीं तो वॉल्यूम के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जिसका ये हो चुका है वो या तो वॉल्यूम के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या थ्योरी उसको याद करो, और जिसका नहीं हुआ उसको ध्यान दो। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर सिंपल सा डिफाइन है, किया गया है। एटॉमिक नंबर कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, number of proton in an atom is known as
एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन थे उसको हम किससे बोले? एटॉमिक नंबर है वो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई it is represented by Z। हेलो, कहाँ से बोल रहे हो आप? बोलिए मैम। हाँ जी, एटॉमिक नंबर हो गया ना, तो एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो इतना तो हम 10th क्लास में पढ़ के आते हो, ठीक है। अब इसके आगे, अब एटॉमिक नंबर जेड जो है वो कैसे निकाला, तो एटॉमिक नंबर जेड के बारे में मोस्ले ने बताया। तो मोस्ले ने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया और अलग अलग एटॉमिक नंबर लेके उसके ऊपर एक्सरे का बम्बारमेंट करवाया, कोलिजन करवाया। तो हम लिखेंगे एटॉमिक एटॉमिक नंबर वाज गिवन बाय मोस्ले इक्वेशन। मोस्ले इक्वेशन, एक मोस्ले ने इक्वेशन दिया, उसके बेसिस पे हम एटॉमिक नंबर का डिस्कशन करते हैं। तो मोस्ले ने क्या किया, मोस्ले ने एक्सरे पास करवाया। तो मोस्ले gives the relation between फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे न्यू, नाम बोलते हैं न्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, यानी जो एक्सरे पास करवाया गया उस एक्सरे का फ्रीक्वेंसी निकाला, और जिस एटम के ऊपर, जिस एलिमेंट के ऊपर पास करवाया गया उसका जेड। तो रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एंड एटॉमिक नंबर जेड। तो एटॉमिक नंबर जेड और जो एक्सरे पास करवाया उसका, दोनों के बीच में एक रिलेशन निकाला। तो ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग एटम लिया होगा और हर बार उससे क्या किया होगा, एक्सरे पास करवा रहा होगा। तो एक्सरे का फ्रीक्वेंसी और उसका जेड के बीच में उसको एक इक्वेशन मिला। तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके फाइनली कंक्लूजन जब निकाला तो उसको एक इक्वेशन मिला। तो जो इक्वेशन होता है तो हम लिखेंगे मोस्ले इक्वेशन। मोस्ले इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, तो रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जेड, सॉरी ए जेड माइनस बी। तो मोस्ले इक्वेशन इक्वल टू रूट अंडर फ्रीक्वेंसी ए जेड माइनस बी। अब यहां न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, और ए और बी क्या है, कांस्टेंट। ए और बी इज कांस्टेंट, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। तो ये तो हमारे को इक्वेशन मोस्टली का हमने डायरेक्ट पढ़ लिया। अब इसके ऊपर हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो मोस्टली का ये इक्वेशन जो दिया था वो फ्रीक्वेंसी और जेड के बीच में रिलेशन निकाल के दिया था, जिसमें ए और बी कांस्टेंट है। क्लियर हो गया, ये राइट डाउन कर लिए, पढ़ते समय राइट डाउन करना है।
कोई डाउट नहीं है ना? राइट डाउन हो गया। अब यहां से राइट डाउन की है। राइट डाउन कर लिए? तुम्हारा भाई भी था क्या पहले इसमें? ये हो गया ना? अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो हमें मोस्टली इक्वेशन में हमें ग्राफ बनाने के लिए आता है। तो ध्यान से सुनना अब, क्योंकि ये पार्ट जो है वो ग्राफिकल पार्ट है। तो ध्यान से सुनना, हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो हमारे को एक ग्राफ बनाने के लिए दिया जाता है। मोस्टली इक्वेशन के द्वारा एक ग्राफ पूछा जाएगा और उस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्यान से सुनने का। ग्राफ किसके बीच में होगा? रूट अंडर फ्रीक्वेंसी और जेड के बीच में होगा। तो इसको ग्राफ बनाने के लिए हमें मोस्टली इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए जेड माइनस बी, हमें इस इक्वेशन के द्वारा इसका ग्राफ बनाना है। तो हम ग्राफ बनाए तो कैसे बनाए? तो ग्राफ बनाने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है उससे मैच करवाना पड़ेगा। तो बताओ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू, हाँ, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कोई डाउट नहीं है ना? अब यहां पर ध्यान देना कि y क्या है? y एक्सिस है, m क्या है? स्लोप, और x क्या है? और ये c क्या है? y इंटरसेप्ट है। यानी y इंटरसेप्ट पता करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जब ग्राफ बनाएंगे तो अपना इनिशियल पॉइंट कहां से स्टार्ट करें? इस पॉजिटिव पार्ट से स्टार्ट करें, ओरिजिन से स्टार्ट करें, या निगेटिव पार्ट से स्टार्ट करें, इस बात को इंडिकेट करेगा c। यानी c इज y इंटरसेप्ट। अगर ये वैल्यू अगर निगेटिव आएगा तो हम लाइन यहां से स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना। अगर ये वैल्यू 0 आएगा तो हम लाइन ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव से यहां से पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना। यानी लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला स्टेप में हमें y इंटरसेप्ट को डिफाइन करना पड़ेगा कि हम लाइन कहां से स्टार्ट करें, ओरिजिन से करें, पॉजिटिव से करें और निगेटिव से करें, कहां से करें। तो हमारा इनिशियल पॉइंट क्या होगा वो कौन बताएगा? कौन? सी बोले तो y इंटरसेप्ट। कोई डाउट है? अब जब हम लाइन ड्रॉ करने चलेंगे तो कहां जाएं? जैसे लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे तो ऊपर जाए नीचे जाए, इस चीज का इंफॉर्मेशन देता है m। तो ये m क्या है? m स्लोप है, और इसका वैल्यू क्या होता है? अब ये दो वैल्यू हो सकता है क्या? स्लोप या तो नेगेटिव होगा या तो स्लोप,
तो पॉजिटिव होता है तो हम ऊपर की तरफ भागते हैं, निगेटिव होता है तो वैसे भागे। कि मैथ वगैरह फिजिक्स में पढ़े होगे तुम लोग, पढ़े ना। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दो चीजें मेन हमें रिक्वायर्ड है। एक तो y इंटरसेप्ट ताकि हम अपना पॉइंट स्टार्ट कर सके, और दूसरा कि स्लोप क्या है इसका, हम कहां जाएं, ऐसे ड्रॉ करें या डाउनवर्ड ड्रॉ करें या अपवर्ड ड्रॉ करें, कैसे ड्रॉ करें। तो जब पॉजिटिव आता है तो अपवर्ड ड्रॉ करेंगे, और जब निगेटिव आएगा तो डाउनवर्ड ड्रॉ करते हैं, यही होता है ना। तो दो पॉइंट हमें ग्राफ बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां पर हमें कोई वैल्यू दिया नहीं है कि सी क्या है, एम क्या है, तो हम तो ग्राफ इसके बना नहीं रहे। अब हम क्या करेंगे, जब भी ग्राफ बनाएंगे तो हम पहले इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। कोई अगर मोस्ले का इक्वेशन बनाना है, हमें इसका लाइन ड्रॉ करने, तो इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, और लाने के बाद हमें दो चीजें फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो हम इस ग्राफ, इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाते हैं। अब ढूंढो, यहां पे ये y है तो ये y बन गया, और हमें कहीं m और x नहीं दिख रहा है, x तो ये है, तो mx मल्टीप्लाई होते हुए नहीं दिख रहा है। तो जरूरी नहीं कि फॉर्मेट इसी फॉर्मेट में होगा, हो सकता है कि हमें लाना पड़े। तो हम लाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये m, ये हो गया a और z, और ये हो गया a और b। अब यहां से हम समझ सकते हैं कि दिस वन इज y, y है ना ये, और दिस वन इज mx, x के जगह पे क्या है, तो ये किसका वैल्यू इंडिकेट करेगा, ये किसका वैल्यू इंडिकेट करेगा, m का, m स्लोप बताएगा। माइनस, अब यहां पर c है, तो यहां पर c क्या है, निगेटिव बता रहा है। इसका मतलब हम इस इक्वेशन से ये चीजें समझ में आ गया कि y इंटरसेप्ट क्या है, हाँ y इंटरसेप्ट c है, और उसका वैल्यू कितना है, माइनस ए बी। तो ये मत सोचने कि यहां प्लस है तो माइनस कैसे हो गया, माइनस मतलब निगेटिव इंटरसेप्ट दे दिया, यानी कि लाइन का हम अपना इनिशियल पॉइंट हमने चुन लिया है। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया, और हमें जो सी मिला वो निगेटिव मिला, यानी हम लाइन यहां से स्टार्ट करेंगे। अब कहां जाएं, तो कहां जाने के लिए क्या बताएगा, स्लोप। तो m इक्वल टू स्लोप है, और स्लोप का वैल्यू क्या है, a, और a का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हमें अपवर्ड जाना पड़ेगा यहां से, और दिस वन इज थीटा, और यही tan थीटा ये स्लोप है ना। तो m इक्वल टू स्लोप, और स्लोप इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, m इक्वल टू स्लोप, स्लोप इक्वल टू a, और a इक्वल टू tan। इसका मतलब ग्राफ तो हमने ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान दो, जब हम इस इक्वेशन में a का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो a का वैल्यू हम किससे निकालेंगे, tan थीटा से। यानी क्वेश्चन में थीटा दे रखा होगा, तो अगर हम tan थीटा निकालते हैं तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। तो a के वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, tan थीटा निकाल दोगे, डायरेक्ट a का वैल्यू मिल जाएगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने आ गया सबको, तो पहले ड्रॉ करो, फिर हम आगे न्यूमेरिकल्स देते हैं। तो पेपर में किसका आउट ऑफ आया है, पेपर कल के पेपर में आउट ऑफ किसका है, तुम्हारा नाम क्या है, प्रगति। अच्छा, उस क्लास में आए थे तुम लोग, उस क्लास में बैठे थे ना। तो आउट ऑफ किसी का नहीं आया, पेपर टफ था क्या, केमिकल बॉन्डिंग टफ लग रहा था क्या, टाइम कम पड़ गया था क्या, है क्यों, बहुत सारा क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करवा दिया था, उसमें फिर टाइम कम करने की क्या जरूरत।
सिली मिस्टेक हुए, तो वही चीज तो नहीं करना है। और आप सिली मिस्टेक करते हो तो फिर रिजल्ट को भी नहीं सोच सकते हो कि रिजल्ट आएगा। सिली मिस्टेक नहीं करना है ना। अब इस बार सोचो कि आउट ऑफ नीट में 2 बच्चों का आउट ऑफ आया, मतलब 180 क्वेश्चन करने में उसने एक भी सिली मिस्टेक नहीं किया होगा। हाँ हाँ हाँ, तो परसेंटेज निकाल दो। ए राइट डाउन हो गया? राइट डाउन कर लिए क्या? इक्वेशन क्लास में करवाया था ना? नहीं आया गया? व्हाट विल बी डिफरेंस इन मास नंबर इफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज हाफ एंड इलेक्ट्रॉन इज डबल? डबल करोगे तो मास पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 8 और न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। ठीक है, अब प्रोटॉन तो 8 ही रह जाएगा और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? हाफ। हाफ बोले तो 4 हो गया। तो अब मास कितना हो जाएगा? 12 और ये कितना हो जाएगा? 16। तो बोला है कि मास व्हाट विल बी डिफरेंस इस मास, तो कितना का डिफरेंस आ गया? 4 का। हाँ, ए लिख लिए क्या? तो ग्राफ ड्रॉ करने आ गया। ग्राफ में इंपॉर्टेंट क्या है? पहले इस इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस सी पे क्या करना? सेट करना, फॉर्मेट में बनाना। बनाने के बाद कंपेयर कर दिया हमने, तो a का वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है? a बोले तो tan थीटा, दिमाग में एकदम बिल्कुल tan tan आना चाहिए। a बोले तो tan थीटा। तो अगर a निकालना हो तो क्या निकालेंगे? tan थीटा। अब ध्यान दो, mx प्लस सी का वैल्यू क्या है? ab, तो यही है ना सी का वैल्यू, और दिस वन विल इंडिकेट ए बी, यानी ये जो वैल्यू कट करेगा वो वाई इंटरसेप्ट वो ए बी है। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे। जब ए निकल जाएगा तो ए और बी का वैल्यू पुट कर देना, ए और बी का वैल्यू दिया जाएगा, उससे बी निकल जाएगा। समझ में आया क्या? बी कैसे निकालेंगे? तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी हमारी। तो एक क्वेश्चन है अवस्थी का, वही मैं करवा रहा हूं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक ग्राफ बना के उसने दिया है और ग्राफ में यहां पर 45 डिग्री लिखा है। तो 45 डिग्री लिखते ही ए का वैल्यू निकल जाएगा tan 45, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो ए का वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन में यहाँ ओ एक्स का वैल्यू 1 दिया है, मतलब ये नेगेटिव है, पॉइंट्स को नेगेटिव क्योंकि ओरिजिन से नीचे है ना, तो हमें मैग्नीट्यूड लेना है उसका वैल्यू। तो दिस वन इज ए वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी लिखा नहीं है बट ये वैल्यू किसका है? ए बी। ए बी बोले तो वाई इंटरसेप्ट। क्लियर हो गया ये? अब यहां पर ध्यान देना कि यहां दिया है z इक्वल टू 51, तो आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, बस इतना ही क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? तो इसके लिए आप क्या करोगे? पहले मोस्ले का इक्वेशन लिखोगे, तो राइट डाउन करो मोस्ले का इक्वेशन और आंसर बताओ। 2 मिनट का टाइम है। ये ओ एक्स इंडिकेट किया है, लेकिन हमारे है ये वो ए बी का वैल्यू 1 है।
तो पहले मोस्ले का इक्वेशन लिख लो। क्या है मोस्ले का इक्वेशन? रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए जेड माइनस बी। अब क्या करना है, पहले ए का वैल्यू निकाल लो। ए का वैल्यू क्या होगा? एम, एम बोले तो स्लोप, स्लोप बोले तो 10 45, 45 बोले तो 1, यानी ए का वैल्यू 1 आ गया। अब हम बी का वैल्यू निकालेंगे, तो बी का वैल्यू यहां से निकालेंगे। तो ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1, माइनस मत लिखना, मैग्नीट्यूड लिखना, ठीक है। अब ए का वैल्यू कितना है? 1, तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। तो हमें बी का भी वैल्यू मिल गया 1 और ए का भी वैल्यू मिल गया 1। तो ए और बी हमने, तो इसीलिए ग्राफ पढ़ाया जाता है, ताकि ग्राफ के हेल्प से हम ए और बी का वैल्यू क्या कर ले? निकाल ले। तो आसान है ना निकालना ए और बी का वैल्यू। तो ग्राफ के थ्रू ए और बी का वैल्यू निकाला जाता है, इसलिए ग्राफ दिया हमने। तो ए और बी ग्राफिकल मेथड से निकाला जाता है, कोई डाउट नहीं है। अब बच गया हमारे पास दो अननोन, एक जेड और एक फ्रीक्वेंसी। तो ये दिया जाएगा तो ये पूछ लेगा, ये दिया जाएगा तो ये पूछ लेगा, दो ही में। और ए और बी का वैल्यू ग्राफिकल मेथड से निकाल देंगे, बहुत आसान है निकालना। tan थीटा के वैल्यू से हम ए का वैल्यू निकाल लेंगे और ये वाई इंटरसेप्ट से बी का वैल्यू निकाल लेंगे, डाउट नहीं है ना। तो अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमें रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए का वैल्यू 1 पुट कर दिए, जेड का वैल्यू 51 और बी का वैल्यू 1 है। अब यहां पर रूट अंडर फ्रीक्वेंसी है, यहां कितना आ गया? 50। अब यहां रूट अंडर मत कर देना, इसको रूट अंडर मत कर देना, स्क्वायर करना पड़ेगा ना। या ऐसे लिख सकते हो कि अब यहां से मैथ है, रूट अंडर को हम क्या लिख देंगे? 1/2 लिख सकते हैं क्या? और यहाँ 50 है, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि 1/2 हटाने के लिए इधर स्क्वायर कर दे और इधर भी क्या कर दे? डाउट नहीं है ना। अब इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, या यहां से डायरेक्ट कर देना, यहाँ रूट अंडर मत निकाल देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रूट अंडर निकाल रहे हैं। यहाँ रूट अंडर नहीं निकालना है, स्क्वायर करना है, तब ना रूट अंडर जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50 होता तब ना हम यहाँ एक्स इक्वल टू रूट अंडर लाते। यहाँ एक्स स्क्वायर थोड़े ना है, अंडर रूट है। तो अंडर रूट एक्स इक्वल टू 50 है, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2500। तो एटॉमिक नंबर क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है ना। ये वाला क्या? ये वाला यहां से क्या करना है? इसको सोल्व करना है ना, तो मैथ की तरह कर दो। तो इधर स्क्वायर कर दो, इधर स्क्वायर कर दो, तो रूट अंडर का स्क्वायर क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। तो रूट अंडर का स्क्वायर कर दो और इधर भी क्या कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। नहीं समझ में आया? ये स्क्वायर अगर होगा तो रूट अंडर में जाता है, अगर रूट अंडर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ये रूट अंडर एक्स को क्या कर देंगे? स्क्वायर। ये रूट अंडर ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। मैथ है ये, तो कोई डाउट है? तो हो जाएगा ना। लिख लिए? अब हेडिंग डालो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का डिफिनेशन लिख लो। द सम ऑफ हेडिंग डालो एटॉमिक मास, डिफिनेशन लिखो। द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, द सम ऑफ
number of proton and number of neutron. The sum of number of proton and number of neutron. क्लियर है ना? तो एटॉमिक मास इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो लिख लो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए. नेक्स्ट लिखना ए इक्वल टू पी प्लस एन, ए इक्वल टू पी प्लस एन. कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, मान लो कोई एलिमेंट, अब यहां पर एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर बना हुआ है, फिर हम यहां इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? नेग्लिजिबल है ना? क्या है? नेग्लिजिबल. कितना टाइम्स कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से? 1837 टाइम्स कम होता है, यानी 1/1837 टाइम्स होता है. बरोबर है क्या? इसीलिए हम उसका मास कंसीडर नहीं करते. अच्छा, मान लो कोई एटम या एलिमेंट अपना अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके मास में कोई चेंजेज आएगा क्या? मास कम हो गया, बढ़ जाएगा? तो अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन करता है तो उसके मास में कोई चेंजेज नहीं आएगा, क्योंकि मास किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? मास में इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेना देना है नहीं. समझ में आया क्या? तो नोट डाल के लिखना, इफ एन एलिमेंट लूज देयर इलेक्ट्रॉन और गेन देयर इलेक्ट्रॉन, if an element lose their electron and gain their electron, if an element lose their electron and gain their electron, atomic number and atomic mass will not change. 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 कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट है? चलो एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन दिखाना बोला. ये राइट डाउन क्वेश्चन. What will be difference in mass number? What will be difference in mass number? What will be difference in mass number? What will be difference in mass number if number of neutron is half? If number of neutron is halved. If number of neutron is half and number of electron is double, what will be difference in mass number if number of neutron is half and number of electron is double in O, in oxygen, in oxygen. और ऑप्शन में है 25% डिक्रीज, सेकेंड ऑप्शन में है 50% इंक्रीज, और थर्ड ऑप्शन है 150% इंक्रीज, और फोर में है नो डिफरेंस. नो डिफरेंस. तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन में जो न्यूट्रॉन है उसको हाफ कर दिया गया.
और इलेक्ट्रॉन को डबल कर दिया गया, तो मास में कितने का चेंजेज आया? 25% बढ़ घट गया कि 50% बढ़ गया कि 150% बढ़ गया, क्या हुआ है? तो बनाओ इसको। तो अभी अभी एक नोट लिखवाया मैंने, क्या लिखवाया नोट में? कि मास तब तक इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना निकले। अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलता है तो उसके मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? नहीं। तो इस क्वेश्चन को बनाओ, क्या आएगा आंसर? कुछ तो बोलो, 1 2 3 4। तुक्का भी मार सकते हो। डिक्रीज होगा। तो चलो यहां से बनाते हैं हम। कैसे बनाएंगे? ऑक्सीजन के अंदर यहां प्रोटॉन कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है? तो प्रोटॉन कितना होगा और इलेक्ट्रॉन कितना होगा? जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। इन ए न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, न्यूट्रॉन, तो हम ए इक्वल टू क्या लिखते हैं? P प्लस N लिखते हैं। एटॉमिक मास इक्वल टू, मास कितना है? प्रोटॉन कितना है? न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन कितना होगा? 8 होगा ना। तो कुल मिला के ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, सॉरी 8 न्यूट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज हाफ एंड इलेक्ट्रॉन इज डबल। तुम इलेक्ट्रॉन्स को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, क्या फर्क पड़ता है? इलेक्ट्रॉन्स का मास कंसीडर होता है क्या? इसलिए अभी नोट डाल के लिखवाया था कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाए घट जाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हम केवल मास किसका कंसीडर करते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो एज इट इज है, न्यूट्रॉन क्या हो गया? आधा हो गया है। तो जो नया वाला ऑक्सीजन है उसके अंदर मास कैसे निकालेंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है? 4, आधा हो गया है। अब कितना हो गया? 12। पहले क्या थे? 8 थे और 8 16 थे। पहले 16 था, अब कितना हो गया? दिस वन इज इमेजिनरी क्वेश्चन। अब यहां पर 12 हो गया है, लेकिन एटॉमिक नंबर वही रहेगा। एटॉमिक नंबर 8 बना रहेगा और मास में 4 की कमी आ जाएगी क्योंकि 4 न्यूट्रॉन निकल चुका है। न्यूट्रॉन को हाफ कर दिया गया है। न्यूट्रॉन है 8, अब कितना हो गया? 4। तो यहां पर 8 प्रोटॉन और प्लस 4 न्यूट्रॉन 12 हो गया। तो पहले मास 16 था, अब कितना हो गया? 12। 4 की कमी आ गई है। तो हमें परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट की कमी आया है। तो कितने परसेंट की कमी आई? अब तो मैथ हम पढ़ रहे हैं। तो पहले डिक्रीज कितना हुआ? मास में डिक्रीमेंट कितना हुआ? 4 का। परसेंटेज डिक्रीमेंट कैसे निकालेंगे? 4 की कमी आई और टोटल कितना था? 16 और इनटू 25%। किसी को डाउट है तो लिख लो इसको। लिखते भी रहना है, ये नहीं कि समझ रहे हो फिर देख रहे हो। लिखते रहना है, समझते रहना है, जहां डाउट है वहां पूछते भी रहना है।